दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं केदारनाथ धाम से जुड़े हुए 10 प्रमुख सवाल हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो अधिकतर लोगों के मन में आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे और उनके जवाब हम आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखा तो आपको केदारनाथ धाम की पूरी समस्याओं का हल आपके हो जाएगा। प्रमुख जो आपके मन में सवाल आते हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इन 10 सवालों के अतिरिक्त हम आपको एक बोनस में जवाब देंगे और वो बोनस वाली जानकारी आपके लिए केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत ही किफायती और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके मन में 10 प्रमुख सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हम आपके लिए एक एक प्रश्न के जवाब देंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि केदारनाथ की धाम की यात्रा होती है वो कितने दिनों की होती है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता है कि आप केदारनाथ की धाम की यात्रा कितने दिनों में कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि कैसे हम केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि केदारनाथ धाम यात्रा करते समय हम कहां कहां पर रुके। चौथा जो सवाल है बहुत ही प्रमुख सवाल है, लोगों के मन में ये सवाल हरदम घूमता रहता है कि केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग कितनी है और कैसे हम केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी करें। पांचवा प्रश्न ये है कि केदारनाथ धाम हम पहुंच चुके हैं तो केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन कैसे करें, या आप फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं या आपके साथ बहुत सारे मित्र हैं तो आप कैसे दर्शन करें। छठा प्रश्न है कि केदारनाथ धाम में कहाँ रुका जा सकता है। केदारनाथ धाम में रुकना ही एक सवाल होता है। आप नीचे तो आसानी से रुक जाते हैं लेकिन केदारनाथ धाम में रुकना काफी परेशानी का सवाल होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में जानकारी देते चलेंगे। केदारनाथ धाम तो हम जा रहे हैं लेकिन पास में कौन कौन से मुख्य स्थान पड़ते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि केदारनाथ धाम के आसपास कौन कौन से प्रमुख स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। आठवां प्रश्न ये है कि केदारनाथ धाम की यात्रा तो हम कर रहे हैं लेकिन हम इसे बजट यात्रा कैसे करें। बहुत से लोगों का बजट ही बहुत ही कम होता है। कुछ लोगों के मन में होता है कि 4 धाम की यात्रा हम बजट में कैसे कर लें। नवा प्रश्न ये है कि केदारनाथ धाम में मौसम कैसा होगा। 10वां बहुत ही प्रमुख प्रश्न है कि केदारनाथ धाम तो हम जा रहे हैं तो अपने साथ हम यात्रा करते समय कौन कौन से सामान ले जाएं जिसे हमें सामान की कमी भी ना हो और अधिक परेशानी भी ना हो। ये प्रमुख 10 सवाल हैं जो हम आपको इस वीडियो में एक एक करके जवाब देंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे ही 4 धाम की यात्रा के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस भी कर दे जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों अब हम पहले प्रश्न का आपको उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था केदारनाथ धाम की यात्रा करने में कितने दिन लगते हैं। तो केदारनाथ धाम की यात्रा जो होती है मिनिमम 3 दिन की होती है और मैक्सिमम 4 दिन की होती है। हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है और हरिद्वार में ही यात्रा खत्म होती है। अगर ये यात्रा 3 दिन में करते हैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी रहेगी और वहीं पर ये यात्रा आप 4 दिन में करेंगे तो काफी आप आसानी से यात्रा पूर्ण कर लेंगे। इसके साथ जो आपके आसपास वहाँ के प्रमुख स्थान है, दर्शनीय स्थान है, उनको भी आप विजिट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि हम केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। तो केदारनाथ धाम पहुँचना है तो आप हरिद्वार पहुँच जाइए। तो केदारनाथ के लिए बसें जाती है तो हरिद्वार से सुबह सुबह 5-6 बजे आप पहुँच जाइए और वहाँ से बसें पकड़कर आप सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। सोनप्रयाग एक प्रमुख पड़ाव है जहां के आगे कोई भी वाहन नहीं जाता है। अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप ये यात्रा कार से भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये 4 लोग कार से यात्रा करते हैं तो 3500 रुपये से 4000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये कार आपको मिल जाती है। तो आप कार से भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड से 3-4 बजे के बीच में सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ सकते हैं। इसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है तो ऑनलाइन बुकिंग करके आप बस से यात्रा कर सकते हैं।
जब बसों में सीट खाली होती है तो आपको ऑफलाइन भी टिकट मिल जाती है, लेकिन इस टाइम के समय में आपको बसों की संख्या बहुत ही कम होती है और यात्रियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। तो आप पहले ही ऑनलाइन बस की बुकिंग कर ले। इस तरह से आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, तो और आप आगे की यात्रा कैसे करें? तो सोनप्रयाग के बाद आपको टाटा सुमो और या बोलेरो गाड़ी मिल जाएंगी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है, और 50 रुपये देकर आप बड़ी आसानी से गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आपको ट्रैकिंग करना होगा, जो कि 16-17 किलोमीटर का ट्रैक होता है, तब जाकर आप केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये है कि हम केदारनाथ धाम में कहां पर रुके जहां से मेरी यात्रा बड़ी आसानी से हो जाए। सबसे पहली बात कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। मेरी राय में अगर आप गौरीकुंड में रुकते हैं तो आपके लिए यात्रा काफी आसानी से हो जाएगी। तो आप सोनप्रयाग तक पहुंच चुके हैं और वहां से जीप लेकर आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएं, और गौरीकुंड में आप कहीं भी देख ले आपको वहां डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। 800-1000 रुपए के पर पर्सन के हिसाब से होटल भी हैं, लेकिन गौरीकुंड में जो रूम टैरिफ होता है काफी ज्यादा होता है, तो आप उनके साथ बार्गेनिंग कर ले, थोड़ा सा समय रहता है, आप ढूंढ सकते हैं। गौरीकुंड में अगर आप स्टे करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा, तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आप ट्रैकिंग करके केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर आप स्टे करें, वहां पर शाम को दर्शन करें, फिर सुबह दर्शन करें, वापस आए सोनप्रयाग से बस पकड़कर फिर आप हरिद्वार पहुंच जाएं। इस तरह से आप ये यात्रा 2 नाइट 3 डेज में आप हरिद्वार तक वापस दर्शन करके वापस आ सकते हैं, जिसमें एक नाइट आपकी केदारनाथ में पड़ेगी और एक नाइट गौरीकुंड में पड़ेगी। उसके बाद सीधे आप हरिद्वार तक आ सकते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग आप वहां से ट्रैकिंग करके नीचे उतरना शुरू कर देते हैं और 10-11 बजे तक आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहां से बस लीजिए और बस लेकर आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कि उन व्यक्तियों की जो कुछ लोग पैकेज लेना चाहते हैं, यानी केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए पैकेज लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए नीचे नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे उस यात्रा करने के लिए। और आपको किसी भी बस या कुछ न बुक करना पड़े, आपको होटल भी न बुक करना पड़े, तो आप पैकेज लेकर ये पूरी यात्रा कर सकते हैं। तो आप हरिद्वार पहुंच जाइए, जिस कंपनी से आप ये पैकेज बुक करना चाहते हैं सब उस पर छोड़ दीजिए, आप ध्यान लगाइए केवल दर्शन के लिए, और केदारनाथ धाम पहुंचकर आप दर्शन करिए। सब रहने और आने जाने की व्यवस्था ये पैकेज में आपकी हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप फोन करके आप पैकेज बुक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है जो वर्षों से ये 4 धाम की यात्रा करा रही है। आप इनको बता सकते हैं कि कितने लोग हैं और आपको कब ये यात्रा करनी है, ये लोग आपको पूरा पैकेज बनाकर दे देंगे, फिर आप अपनी यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथे सवाल में कि हम ट्रैकिंग कैसे करें। 16-17 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी कठिन ट्रैक है, काफ़ी मुश्किल होने वाली है। आपकी बॉडी एक्टिव है, आपको ये पता है कि आप पूरी 16-17 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेंगे। अगर आपको पता है कि ये पूरी ट्रैकिंग आप बड़ी आसानी से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको लगे कि ये हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है, तो आप घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष जो घोड़े खच्चर का प्राइस था वो 2950 रुपये यानी 3000 रुपये के आसपास था। अगर चार्जेस इस वर्ष बढ़े होंगे तो आई थिंक 3200 रुपये के आसपास होगा। तो आप गौरीकुंड से घोड़े खच्चर लेंगे और आप बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे, और बेस कैंप के बाद आपको 500-600 मीटर आप मंदिर तक ट्रैकिंग करके जाना होगा। दूसरा एक ऑप्शन है कि अगर आप घोड़े खच्चर नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है आप पालकी कर सकते हैं, लेकिन जो पालकी के चार्जेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, 8000-10,000 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने लोग जा रहे हैं, यानी कितनी भीड़ है। जो हमने घोड़े खच्चर का चार्ज बताया है वो 1 साइड का है, वापस आएंगे तो आपको अलग से चार्ज लगेंगे। ऐसे ही पालकी के चार्जेस हैं। दोस्तों, अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी से नहीं जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना जाना चाहते हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग यानी 4 बजे 5 बजे ट्रैकिंग शुरू कर दें और रात तक यानी 7-8 बजे तक आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से।
तो जितनी जल्दी आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे तो वहां पर लिमिटेड सुविधाएं हैं। अगर आप वहां पर जल्दी से पहुंच जाते हैं तो आपको रुकने के लिए अच्छी सी सुविधाएं मिल जाएंगी। वहां पर अच्छे टेंट मिल जाएंगे, अच्छे कैंप मिल जाएंगे। कई बार टेंट व कैंप भर जाते हैं तो आप होटल जाते हैं तो होटल का चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी आप ट्रैक करके सुबह जल्दी उठिए और जल्दी ट्रैक करके आप जल्दी से पहुंच जाइए और वहां आपको टेंट में रुकने की सुविधा आपको अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद वहां से आप दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब हम बात करते हैं प्रमुख सवाल का जो 5वें नंबर पर है, दर्शन कैसे करें। तो आप जिस दिन ट्रैकिंग करते हैं शाम तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं और समय है तो आप लाइन लग के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अधिक भीड़ है तो आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लाइन में लगकर आप दर्शन कर सकते हैं। यानी सुबह 2 बजे 3 बजे लाइन में लगकर आपको दर्शन करना होगा। सुबह जो दर्शन होते हैं वो अच्छे होते हैं। हो सकता है जो मंदिर के अंदर गर्भगृह है वहां भी जाने को मिल जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्ली मॉर्निंग आप दर्शन के लिए जरूर जाइएगा। जहाँ पर आपको आसानी से दर्शन मिल जाएंगे तो दर्शन करने का ये सबसे अच्छा समय है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहते हैं जिससे कि आपको यात्रा करने में पूरी सहूलियत आपको मिल सके। अब छठा सवाल ये है कि केदारनाथ धाम में हम कहाँ रुकें। वैसे तो हमने पिछले प्रश्न के जवाब में हमने बता रखा है कि अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपको कैंप मिल जाएंगे, टेंट मिल जाएंगे, जहां पर आपको 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में पर पर्सन देकर आप बड़ी आसानी से वहां नाइट स्टे कर सकते हैं। वहां पर पक्के जो मकान है या धर्मशाला है या होटल है तो ये मान के चलिए अगर वहां रुकते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से 1200 रुपए से 1500 रुपए के बीच में पड़ जाएगा। उनके चार्जेस काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर GMVN के कुछ रुकने की व्यवस्था भी है। अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं और आपको रूम मिल जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। माने बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि केदारनाथ धाम में रुकना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर रुकना बहुत ही कठिन है, क्योंकि नाइट के में यहाँ पर माइनस टेम्परेचर चला जाता है। तो आप पहले से ही GMVN की वेबसाइट जाकर अगर बड़ी आसानी से रूम बुक कर सकते हैं तो ये आपको वहाँ केदारनाथ रुकने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी और आपको लिए कोई कठिनाई का प्रश्न नहीं उठेगा। अब 7वें प्रश्न की बात कर लें तो इसमें है कि आप केदारनाथ धाम के आसपास कौन से प्रमुख स्थान है जहां आप दर्शन कर सकते हैं। जब आप गौरी कुंड पहुंचते हैं तो वहां पर गौरी माई का मंदिर है, तो वहां गौरी माई के दर्शन भी कर सकते हैं। वहाँ एक गर्म कुंड भी है तो उस गर्म कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। ये माता पार्वती की तपस्वी स्थल है जो गौरी माई के नाम पर ये मंदिर है, तो वहाँ भी आप दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप अपना ट्रैक में बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो वहाँ पर त्रियोगी नारायण एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो सोनप्रयाग से लगभग 15 किलोमीटर दूसरी तरफ जाता है। ये रास्ता अलग जाता है, तो वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह स्थल है। तो यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपके लिए 4 दिन का समय चाहिए। तो 4 दिन की यात्रा करेंगे तो आपको समय रह जाएगा, जिससे कि आपको कुछ घंटों में आप त्रियोगी नारायण के दर्शन कर सकते हैं और वहाँ भगवान के विवाह स्थल को बड़ी आसानी से दर्शन करेंगे। इसके साथ जब आप वापस लौटेंगे तो आपको रास्ते में गुप्तकाशी ही पड़ता है। गुप्त काशी में भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पर भी आप बड़ी आसानी से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रास्ते में रुद्रप्रयाग संगम भी मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 3-4 ऐसे स्थान है जो आपको केदारनाथ की यात्रा के साथ दर्शन कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि ये यात्रा जो है वो बजट यात्रा कैसे बने, कैसे हम केदारनाथ धाम की यात्रा कम बजट में करें। उस कंडीशन में आपको अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से बस से जाना होगा। बस का चार्जेज जो पिछले साल था वो 650 रुपये से 700 रुपये के बीच में था, वैसे इस बार वर्ष भी होगा। बस की टिकट ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से भी मिल जाती है। तो बस करके आप सोनप्रयाग पहुँचिए और सोनप्रयाग से 50 रुपये देकर आप वहाँ की टैक्सी के द्वारा पहुँच जाइए गौरीकुंड। और गौरीकुंड में पहुँचने के बाद अगर आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था हो जाती है और 700-800 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही आपको कम बजट में ये यात्रा हो जाएगी। उसके बाद आपको ट्रैकिंग करनी होगी, क्योंकि ये बजट यात्रा है तो आपको बजट यात्रा के लिए ट्रैकिंग करना पड़ेगा। और ट्रैकिंग करके आप पहुंच जाइए केदारनाथ धाम। वहां पर भी आपको 700 रुपये 800 रुपये पर पर्सन हिसाब से कैंप या टेंट मिल जाते हैं, वहां पर रुक सकते हैं, दर्शन करें और नेक्स्ट डे आप ट्रैकिंग करके नीचे आ जाए। उसके बाद गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुँचे और सोनप्रयाग से बस लेकर आप हरिद्वार पहुँचे। तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि आपको ये यात्रा 5,000 रुपये में पूर्ण हो जाएगी। अब एक और प्रमुख सवाल है, केदारनाथ धाम का मौसम कैसा होता है। केदारनाथ का मौसम जो होता है बहुत ही ठंडा होता है, जहाँ पर रात को टेम्परेचर माइनस भी हो जाता है, दिन में भी काफी ज्यादा ठंड होती है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रेकिंग करेंगे अर्ली मॉर्निंग करेंगे, यानी 2-3 बजे तक आपको मंदिर पहुंच जाना है, क्योंकि जो शाम का समय होता है वहाँ पर मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर 3-4 बजे के बाद ही बारिश होने के चांसेस होते हैं। तो आप जल्दी से पहुंचिए, बड़ी आसानी से आप होगा। तो जल्दी पहुंचने के बाद आपको वहां पर रहने की व्यवस्था हो जाती है, तो आप इस तरह से ठंड से बच सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर बहुत ही ठंड ज्यादा होती है, तो आपके ठंड के सारे कपड़े आपको लेकर जाना है। शाम को मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है, रात को माइनस टेम्परेचर हो जाता है। जब आप सुबह उठेंगे तो धूप निकल आती है, तो आपको थोड़ा सा गर्म मौसम महसूस होगा। तो आपको 3 बजे के बाद ठंड लगना शुरू हो जाएगी, पूरी रात को आपको ठंड लगी और सुबह 7-8 बजे तक आपको ठंड लगती रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपके मन में एक प्रमुख प्रश्न है कि आपको केदारनाथ धाम के लिए क्या क्या लेना चाहिए, यानी आपके बैग में क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो सबसे पहले आप अपने बैग में दवा रख लीजिएगा। रेन कोट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कई लोग वहां पर छाता लेकर जाते हैं, काफी तेज हवाएं चलती हैं, वो छाता इतना काम नहीं करेगा। आप रेन कोट जरूर ले जाइएगा। रेन कोट के अलावा आप बैग कवर भी ले जाइएगा, जिससे कि बैग का सामान जो है वो आपको गीला ना हो सके। आपके पास अच्छे शूज होना चाहिए, ट्रैकिंग वाले शूज होना चाहिए। तो ट्रैकिंग अच्छे वाले शूज होना चाहिए, जिससे कि आपको ट्रैकिंग करने में असुविधा ना हो, क्योंकि वो रास्ता पे काफी घोड़े चलते हैं और काफी पानी पड़ा रहता है, जिससे कि आप फिसलन से बच सके। तो ट्रैकिंग करते समय आप ट्रैक सूट का जरूर उपयोग करें, जीन्स जैसी पैंटों का आप प्रयोग न करें, क्योंकि ट्रैकिंग करते समय अगर आप ट्रैक सूट पहनते हैं तो वो काफी लूज रहता है, आपको यात्रा करने में काफी आसानी हो सकती है। इसके अलावा आपके बैग में पावर बैंक भी होना चाहिए मोबाइल चार्ज करने के लिए, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं पर आपको बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी, जिससे कि आप मोबाइल चार्ज कर सकें। वहां पर आपके नेटवर्क की भी समस्या हो सकती है, कहीं कहीं पर आप कॉल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कई जोड़ी सॉक्स भी होना चाहिए, क्योंकि रास्ते का सफर है, वहाँ झरने बहते हैं, बरसात भी हो सकती है, तो आपके मोजे गीले हो सकते हैं, जिससे आप भी बीमार हो सकते हैं। तो आपको अपने साथ अलग से 3-4 जोड़ी मोजे भी रखना जरूरी है। और साथ के अलावा आपके पास वूलन कैप भी होना चाहिए, ग्लव्स भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप ट्रैक कर रहे हो तो आपका बैग काफी भारी ना हो, जिससे कि आपको यात्रा करने में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा आपके साथ एक जैकेट भी होना चाहिए, गर्म हो, काफी लाइट वेट हो उसका। इन्हीं बातों को सभी को ध्यान रखकर आपको यात्रा करना है। इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग करते समय आपको सांस की कोई समस्या होती है तो आप अपने साथ ऑक्सीजन छोटा वाला भी रख सकते हैं। ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं। अब हम बात करते हैं बोनस वाली जानकारी की, जिसको हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताता चला था। तो स्पेशल जवाब ये है कि केदारनाथ धाम में कौन
कौन से नेटवर्क अच्छे आते हैं। तो केदारनाथ धाम में जो वोडाफोन का नेटवर्क है वो भी ठीक है, जियो का नेटवर्क भी ठीक है। अगर एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर उनका नेटवर्क काफी वीक रहता है, जो इस साल उन्होंने ठीक कर दिया है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये कुछ नेटवर्क अच्छे हैं जिससे कि आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके बात भी कर सकते हैं। रास्ते में भी आपको रास्ते में काफी अच्छे नेटवर्क मिल जाते हैं, जैसे रामवाड़ा हो, भीमबली हो, बड़ी लंचोली, छोटी लंचोली, इन स्थानों पर आपको नेटवर्क अच्छा मिलेगा, यहाँ से भी आपकी बात हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जिनके यात्रियों के मन में इस तरह के प्रश्न हरदम उठते रहते हैं। अगर एक दो सवाल रह गए हों और हमने इस वीडियो में बताया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी ही होगी। ऐसे ही हम आपके लिए बद्रीनाथ धाम की वीडियो लेकर आएंगे, यमुनोत्री धाम की वीडियो लेकर आएंगे, गंगोत्री धाम की वीडियो लेकर आएंगे। तो आप इन वीडियो का इंतजार करते रहिए। इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि मेरे आने वाले इन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये थे केदारनाथ धाम की जानकारी के प्रमुख प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक लोगों से शेयर कर दिएगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते ही अपने अगले वीडियो में। हर हर महादेव।